और इधर इस पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े, क्या कुछ कहा है जरा आपको पहले सुनवाते हैं। करंट जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी रिएक्शंस दिए जा रहे हैं और इस समय इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति गर्म हो चुकी है। अदिति लगातार इस समय हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से, और चूंकि औरंगजेब को लेकर के जब भी बात और विचार होता रहा है तो जो भारत की राजनीति है उस पर एक बड़ा असर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करती है। हमने हाल ही में देखा उत्तर प्रदेश का चाहे चुनाव हो या इसके साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव हो, ये मुद्दा काफी गर्म रहा और इस मुद्दे को बीजेपी ने भुनाने का काम किया। औरंगजेब पर एकेडमिक चर्चा की भी मांग हो रही है, संसद या असेंबली में चर्चा ठीक नहीं है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं ऑपोजिशंस की तरफ से। लेकिन अब ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि अदिति ने पहले भी बताया कि बिहार में चुनावी समीकरण सेट हो रहा है, तो क्या औरंगजेब पर ये जो टीका टिप्पणी हो रही है इसका सीधा सीधा असर उस पार्टी को मिलेगा जो सनातन को आगे लेकर के चलती है। ऐसे में औरंगजेब पर ये लड़ाई महाराष्ट्र में जो हुई है इसका सीधा असर बिहार की राजनीति में क्या पड़ सकता है, फारूक अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये भी हमने आपको सुनाया। और औरंगजेब वैसे भी हमेशा डिस्कशन का पॉइंट रहा, और औरंगजेब के समय में क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, सत्ता के समय में उसने क्या किया, ये हमेशा डिस्कशन का पॉइंट रहा है, इस पर हमेशा बातचीत होती रही है। लेकिन अबू आजमी के इस बयान के बाद ये चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। अदिति, अभी हमने सुना फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी रिएक्शन आया है और जाहिर है ये अब 2 धड़ों में पूरी पॉलिटिक्स बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन फायदा उसी को मिलेगा जो फायदा उठाना चाहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी सबसे आगे रहेगी। देखिए, आप देखिए कि अभी जो सियासत चल रही है वो बदली है। अभी तक तो हमने ये एंगल समझा है कि बीजेपी को इससे कैसे फायदा मिलेगा और बीजेपी इस पे कैसे काम करेगी, लेकिन इसका दूसरा साइड देखिए। हमने जिक्र किया था कि दिल्ली के चुनाव में इस बार कांग्रेस को पता था कि वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको ये भी पता था कि हमारा जो पुराना वोट बैंक है वो हमें अरविंद केजरीवाल से लेना है। और उसमें भी उन्होंने पर्टिकुलर सीट पर ये देखकर, ये सर्वे करा के कि जहाँ पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहां पर काम किया। और आपने देखा भी कि भले ही 2% का फर्क हुआ हो, लेकिन जो उन्होंने वोट परसेंट में उछाल आया है वो कांग्रेस का ही 44% का परफॉर्मेंस है बेटर। तो अगर खुद विपक्ष भी, क्योंकि अगर ये बयान आया है, अब इसको लालू प्रसाद यादव को अगर आप उनकी रणनीति और राजनीति को समझेंगे तो बड़े आंदोलन, बड़े सियासी जो ये हुए हैं वो लालू प्रसाद यादव के बयानों से, लालू प्रसाद यादव के कार्यशैली से। जैसे हम महाराष्ट्र के लिए शरद पवार का जिक्र करते हैं, देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव भी एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अब विपक्ष इसको कैसे एनकैश करेगी, जो अक्सर होता है, विपक्ष भी चाहेगी। देखिए, कई बार देखा है कि हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट पूरा एक साथ हो या ना हो, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ एक साथ आता ही आता है। वो ये देखता है कि कौन सी वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, हमें उसको वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि अगर विपक्ष, आरएलडी, कांग्रेस भले ही इस बयान में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन आरएलडी का समर्थन लालू प्रसाद को इस तरह से समर्थन दे कि वो बिहार की सारी विधानसभा सीटों में जहां पर मुस्लिम समुदाय का प्रेजेंस भी है और पकड़ भी है और इन्फ्लुएंस भी है, हर उस सीट पर जाकर ये कोशिश की जाए कि पूरा का पूरा माइनॉरिटी वोट बैंक एक साथ आ जाए। फिर दूसरी रणनीति, अगर विपक्ष ये प्लान करे कि ये तो हुआ धर्म पोलराइजेशन, लेकिन जाति में भी किस तरीके से सेंधमारी लालू प्रसाद यादव एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एससी वोट बैंक में कर सकें, जिसमें उनको संविधान का नैरेटिव या इस तरह के नैरेटिव जो 2024 में करने की कोशिश की गई थी उसके साथ आना होगा। तो जाहिर तौर पे जैसा आपने कहा कि रणनीति के लिहाज से, जिसमें बीजेपी के कोई सानी नहीं है, अगर विपक्ष कोशिश करे तो वो इस चुनाव में अपने हित में चीजें कर सकती है। इसीलिए इस बयान को कौन किस तरीके से एनकैश करता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से एनकैश करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि योगी आदित्यनाथ ने सीधा एनकैश किया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे और अगर कहीं और हैं तो भेजिए उत्तर प्रदेश, ठीक किया जाएगा।
सीधा सीधा चाहे आप पॉलिटिकल बयान देख लीजिए, चाहे आप माइंडसेट का बयान देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की जो हमेशा से पॉलिसी रही है। तो अब ऐसे में विपक्ष इसको कैसे इनकैश करती है, इसमें अखिलेश यादव की क्या पोजीशनिंग रहती है, अखिलेश यादव ने इस पे समर्थन दिया है, अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि यूपी में एक वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए। तो अब विपक्ष भी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। ये जो पूरा सियासी मैदान है बहुत रोचक हो चुका है। ऐसे में कौन किसको पटकनी देता है, वही होगा जो मंडल और कमंडल दोनों पे हर मोर्चे पर ग्राउंड पर काम करे और जनता के बीच में जाके उनको मैसेजिंग सही तरीके से दे पाए। फिर एक बार बीजेपी का कोई सानी नहीं है, इसीलिए क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आना ये बताती है कि वहां पर जहां पर जाट वर्सेस ऑल की राजनीति में भी आप सारे एससी वोट बैंक जो एक समय कांग्रेस का वोट हुआ करता था उसको अपने साथ ले आए, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। और अदिति, अगर बड़े बारीकी से देखेंगे आप और हम, तो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जातिवादी से ऊपर हट करके बीजेपी काम कर रही है। आप चाहे कोई भी पॉलिटिशियन बीजेपी से देख लीजिए, वो सीधी सीधी बात कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है ताकि वोट पॉलराइज ना हो, जातियों में ना बट करके धर्म में वोट बटे। जाहिर है इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा या फिर जेडीयू को होगा। बिल्कुल, देखिए ये आज से नहीं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास जातियों का तोड़ भले ही ना हो, लेकिन धर्म का है और उस पर उनको वोट भी पड़ता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब जो माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में एससी वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ लिया तो बीजेपी ने, लेकिन अब क्योंकि जातियों का तोड़ क्या है, तो जातियों का तोड़ है लाभार्थी वोट बैंक, जातियों का तोड़ है महिला वोट बैंक। जब आप देश की 140 करोड़ की जनता और जितने वोटर हैं उसकी आधी आबादी को आप अपनी तरफ लेकर जीत दर्ज करा रहे हैं, देश की महिलाओं को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 27 साल बाद 33% आरक्षण महिलाओं के लिए ला रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार ये देख रहे हैं कि महिला है सीधा सीधा वोट करती हैं। बिहार में भी अगर सारी की सारी महिलाएं, आप देखिए शराबबंदी हुई तो एक तरफा नीतीश कुमार को वोट दिया गया महिलाओं द्वारा। तो जाति और धर्म के ऊपर जो अब बीजेपी की रणनीति है वो है वोट बैंक, अलग तरीके का महिला वोट बैंक, लाभार्थी वोट बैंक। अब आप लाभार्थी वोट बैंक में कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई एससी नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सबको अनाज जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, सबके पास वो योजनाएं पहुंच रही हैं। तो जाहिर तौर पे ये जाति के बियॉन्ड एक वोट बैंक है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को अगर बीजेपी के सामने उसको चुनौती देनी है, सामने खड़ा होना है, तो आपको किसी एक एंगल से नहीं मल्टीपल एंगल से सोचना होगा। बिल्कुल। तो आप देखें कि अभी बिहार का जो बजट आया उसमें कितने अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आई। उसने वो ट्रेलर दिखाया कि मैनिफेस्टो कैसा होगा और अब जो सरकार आएगी वो कैसी होगी। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी, औरंगजेब का बयान एक सियासत होगा, इस पे धर्म पे सियासत होगी, लेकिन बीजेपी ना जाति का फैक्टर छोड़ेगी, वो माइक्रो मैनेजमेंट होगा। महिला वोट बैंक के लिए बीजेपी हर संभव योजनाओं का ऐलान करेगी जिससे बीजेपी को पूरा का पूरा वोट बीजेपी के खेमे में आए, महिलाओं का। फिर बड़ी संख्या में लाभार्थी, हम भूल क्यों जाते हैं, अभी देश का आम बजट आया तो आप देखिए कि मखाने को लेकर ये एक बहुत, आप तो बिहार से आती हैं, आपने वो प्राइड को, उस मोमेंट को महसूस किया होगा कि नई यूनिवर्सिटीज़ आना, सड़कों के शिलान्यास होना, मखाना बोर्ड बनना, ये बिहार के लोगों के दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो देश के आम बजट में की गई हैं। जी। तो ये सब, इस औरंगजेब का बयान एक बयान है, इस पर एक तरीके की सियासत होगी, लेकिन इसके अलावा विकास की सियासत का क्या? बिल्कुल, डेवलपमेंट की सियासत। इसलिए विपक्ष को अगर मैदान में उतरना है तो विकास, महिला फैक्टर, लाभार्थी, योजनाएं, मैनिफेस्टो, बड़े चेहरे, मेहनत, रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट और फिर निरंतर काम करते रहना, ये सब कुछ करना होगा। और इन्हीं फैक्टर्स को बटोरने का काम इस समय बीजेपी कर भी रही है और जो मुद्दे हैं वो विपक्षी पार्टी के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के